गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास के लेक्चर में हमारा चैप्टर है पीरियोडिसिटी। इन लास्ट क्लास वी हैव सीन अबाउट द एटॉमिक रेडियाई एंड वी हैव सीन द वेरिएशन इन अ ग्रुप और पीरियड. Finally we have seen that on moving from left to right, atomic radius will be decreases, and from up to down the atomic radii will be increases. And reason we have also explained about the terms. After that we have discussed about the ionic radius, in which we have seen the radius of cation and radius of anion, in which I have tell you that the radius of cation always lesser than atom, and the radius of anion always greater than atom. Finally we obtain a sequence of radius in ionic or atomic radii, that is the larger radius for the anion. फाइनली जो ऑर्डर है वो क्या है? ग्रेटेस्ट रेडियस ऑफ एनाइन, देन किसकी है? एटम की रेडियस, उससे छोटी किसकी है? केटाइन की रेडियस है। हमेशा नेगेटिव आयन, उसके बाद में न्यूट्रल, उसके बाद में पॉजिटिव आयन। अगर आइसोइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब देखो रेडियस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो नेगेटिव आयन, न्यूट्रल, देन हमने लिखा है Li प्लस एबिटाई पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ तो रेडियस बहुत डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन के अंदर देखो नेगेटिव आयन, अगर नेगेटिव आयन हमने ये देखा है कि ऑन इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन एनाइन साइज विल बी इंक्रीजेज, वाइल ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑन चार्ज ऑन केटाइन द साइज विल बी डिक्रीजेज। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से हमेशा साइज़ कम होता है क्योंकि न्यूक्लियस इफेक्टिव हो जाता है, और नेगेटिव चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, सो क्या हो जाएगा? साइज़ हमेशा क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज सबसे आगे, उसके बाद में न्यूट्रल, उसके बाद में पॉजिटिव, और चार्ज को बैलेंस करते हुए चलना है। एटॉमिक रेडियस मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में भी आप लोग टेक्स्ट बुक की हेल्प से जितने भी आपके एग्जांपल्स दे रखे हैं, एनसीईआरटी एडवाइज़र जो भी आप फॉलो करते हैं, उसके अंदर एक बेटा ये जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको आप सोल्व करते जाएं, साथ में जो नोट्स बना रहे हो उसके साथ में आप बुक से थोड़ा बहुत देखते जाएं, ताकि आपको आइडिया होता रहे कि हम इस चैप्टर में यहाँ चल रहे हैं। अभी तो यही चैप्टर पढ़ेंगे अपन, गाइडलाइन के हिसाब से जो भी आप लोगों का सिलेबस रिव्यू आएगा उसके हिसाब से आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो स्टार्ट कर रखा है उसको भी पहले कंप्लीट करके देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? सबसे पहली बात तो डेफिनेशन देखते हैं अपन, उसके बाद में टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिसिटी वालों में ये पीरियोडिक करेक्टर चल रहा है। फर्स्ट जो पीरियोडिक करेक्टर है वो हमने देखा एटॉमिक रेडियस, वेरिएशन इन। फर्स्ट ऑफ ऑल आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन देखते हैं। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर ये देखो, आप कोई भी एक एटम है, ठीक है। एटम को जब हीट करते हैं तो ध्यान रखिए उसके न्यूक्लियस में कभी भी कोई चेंज नहीं होता, इंटरनल पार्ट कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर गेन या रिमूवल होता है, एक्सचेंज होता है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है, और इलेक्ट्रॉन भी सबसे पहले किसका? आउटर मोस्ट सेल का। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स से बॉन्डेड है। जब इस इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करना चाहते हैं तो वी रिक्वायर्ड सब हीट, हमको हीट देना पड़ेगा, और हीट देने से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होगा और रिमूव करेगा, ठीक है। नॉकआउट करने के लिए हमको कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो लोवेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन विच इज़ लूजली बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस। कि किसी भी एटम से, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से, है ना, आउटर मोस्ट सेल से जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमको रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक ही बात है। कोई सा भी वर्ड आप काम में ले सकते हो, सारे एक ही चीज़ है ना। तो क्या समझ आई इससे? इसकी कंडीशन ये होगी कि हम क्या डिफाइन करना चाहें, तो आपको जब भी डेफिनेशन लेते हो स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए आप क्या करोगे कि या तो आप आइसोलेटेड एटम लोगे, क्योंकि आइसोलेटेड एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है, या फिर आप लोगे गैसियस एटम, गैसियस एटम पे भी कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। आइसोलेटेड या फिर गैसियस एटम, तो इसकी डेफिनेशन देखो,
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास के लेक्चर में हमारा चैप्टर चल रहा है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी के अंदर वी हैव सीन अबाउट द classification of periodic table, and nowadays we are discussing about the periodic character, in which we have read atomic radius, ionic radius, and their variation according to the period and respective groups. We have seen that on moving from left to right, atomic size will be decreases, as well as on moving from up to down, then atomic size will be increases, and factors also seen in this thing. In last lecture, the basic topic that was ionization potential, in which I have tell you that from a gaseous or isolated atom in which minimum energy which is required to isolate one electron from outermost cell, which is loosely bonded with the nucleus. Other phenomena, we can say that energy which is required to isolation of valence cell electron, कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के लिए या फिर आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं. आफ्टर दैट I have also told you that in ionization enthalpy there is a must condition, that is atom should be isolated or neutral, because isolated and neutral atom have the lowest energy. If we knock out the first electron, then the required energy is known as ionization potential first. If we remove the second electron, then IP2, and then IP3, and then IPN. On removing the electron, we need more energy than the last case. Means we can say that the ionization energy is gradually increases, because on removal of the electron, the Z effective or nuclear strength will be increases, so they attract the electron more effectively, so we need more amount of energy than the last electron removal. We can say that ionization potential gradually always increases. Other words, we can say that IP1, then greater value of IP2, then greater value of IP3, then the greater value of IPN. यानी कि IP की जो वैल्यू होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी, वो ग्रेजुअली हमेशा इंक्रीज होती जाएगी. फिर हमने ये देखा है कि when we move from left to right, then due to decreasement in size, other factor is due to increasing the nuclear strength और Z इफेक्टिव न्यूक्लियर पावर इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस, सो वी नीड ए लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन अदर थिंग्स. सो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ए लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. सो वी कैन से दैट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू विल बी इंक्रीजेस. हमेशा लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है. आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए हम ये बोल रहे हैं कि जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इसके लिए ऑर्डर के लिए मैंने बोला था कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो ये ठीक है, बट ऑर्डर अभी फाइनल नहीं है, ऑर्डर में कुछ वेरिएशंस आएंगे. अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है पेनिट्रेशन पावर. पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, सबसे पहले तो ये देखेंगे द टेंडेंसी ऑफ ए सब सेल टू गो टुवार्ड्स द न्यूक्लियस इज नोन एज पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ऑफ द सब सेल. कि कोई भी एटम में सब सेल जैसे S-P-D-F इस तरीके से, तो कोई भी सब सेल से न्यूक्लियस की तरफ जाने पर जो भी फोर्स हमको फेस करना पड़ता है, जो भी फोर्स हमको रिग्रेट करना पड़ता है, वो फोर्स जो होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन पावर बोलते हैं. या फिर हम बोल सकते हैं कि वो टेंडेंसी जिसके थ्रू हम उस सब सेल तक पहुंच पाएँ, है ना, उस सेल तक पहुंच पाएँ, उस पावर को हम बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर. हमेशा पेनिट्रेशन पावर आउटर साइड से न्यूक्लियस की तरफ लगता है. तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि न्यूक्लियस जो होता है, ये मान लो कि कोई भी एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के
पास, जैसे मान लो कि आपका n=4 शेल चल रहा है, तो 4 हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगा, पहले 4s आएगा, उसके बाद में 4p आएगा, उसके बाद में 4d आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा, 4f आएगा। ठीक है, तो एनर्जी लेवल के हिसाब से न्यूक्लियस के सबसे पहले कौन सा आएगा, 4s सेल, उसके बाद में 4p शेल, उसके बाद में 4d, उसके बाद में कौन आएगा, 4f। जब आप लेफ़्ट से राइट जाओगे तो सबसे इजीली पेनिट्रेट किसको कर पाओगे, f को, उसके बाद में किसको, d को, उसके बाद में किसको, p को, उसके बाद में किसको, f को। तो कहने का मतलब है बाहर से पेनिट्रेट करते हुए आएंगे तो सबसे टिपिकल कौन हो जाता है, s सब शेल हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट होता है या पेनिट्रेशन पावर होती है वो s के लिए होती है, उसके बाद में p के लिए, उसके बाद में d के लिए, उसके बाद में f के लिए। और पेनिट्रेशन पावर होती क्या है, पेनिट्रेशन पावर होती है किसी भी ऑर्बिटल को पेनिट्रेट करते हुए, किसी भी ऑर्बिटल से पास आउट होते हुए न्यूक्लियस की तरफ बढ़ना। ठीक है ना, तो सबसे इजीली हम किसको कर पाएंगे, सबसे इजीली पास आउट कर पाएंगे f को, उसके बाद में d को, उसके बाद में p को, उसके बाद में s को, क्योंकि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस की तरफ बढ़ते जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता जाता है, और उस फोर्स को अपोज करते हुए हम जब न्यूक्लियस तक जाते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी को क्या करना पड़ता है, लॉस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो आप यही याद रखेंगे कि पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर होता है s p d f। अदर वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं कि जो s ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है, उसके बाद में p, उसके बाद में d, उसके बाद में f। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो उसको निकालने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वो न्यूक्लियस के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है और उसके ऊपर न्यूक्लियस का पूरा इफेक्ट अप्लाई होता है। इसलिए उसके अंदर उसको रिमूव करने के लिए वी नीड ए लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर कोई भी ऑर्बिटल p में है तो उसमें s की बजाय कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि न्यूक्लियस से उसका क्या होगा, डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा और प्लस उसका अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा, कुछ रिड्यूस होगा। उसके बाद में अगर कोई भी d ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो और कम होगा, और f में है तो सबसे कम होगा। हम बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन का निकलना टिपिकल होगा वो किसके लिए होगा, s ऑर्बिटल के लिए, उसके बाद में p, फिर d, फिर f। ठीक है, अब देखो हमने एक नॉर्मल इफेक्ट ये देखा है, इस ऑर्डर को आप याद रखना कि हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, है ना, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो हमने बोला है कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, नॉर्मल ऑर्डर में ये बोला है। तो लेफ़्ट टू राइट जाने के लिए मैंने आपको एक एलिमेंट्स का एग्जांपल लिया, जैसे बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो ऑर्डर ये होना चाहिए। ठीक है, होना तो ये चाहिए था कि बोरोन का ज़्यादा बेरिलियम का कम, लेकिन होता किसका है, बेरिलियम का ज़्यादा बोरोन का कम होता है। इसका रीज़न क्या होता है, बेरिलियम लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फील्ड इन s ऑर्बिटल, while in boron the last electron is filled in p orbital. Due to penetration power, due to high penetration power of s orbital, we need a larger amount of energy than the p orbital. कि बेरिलियम के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में भरा जा रहा है, जिसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, जस्ट अभी ने देखा है। और बोरोन के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में होता है, p ऑर्बिटल के अंदर होता है, इसलिए इसकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है। तो इजीली हम इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ड्यू टू पेनिट्रेशन पावर, पहला एक्सेप्शन क्या है, पेनिट्रेशन पावर का। तो पेनिट्रेशन पावर की वजह से बेरिलियम की ज़्यादा, बोरोन की एनर्जी कम होती है। या तो सीक्वेंस देखिए पूछा जाता है, व्हाई द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम इज़ हायर देन बोरोन, एक्सप्लेन। या फिर आपसे बेरिलियम में बोरोन का नहीं पूछ करके जस्ट बेरिलियम के नीचे कौन आता है, मैग्नीशियम, बोरोन के जस्ट नीचे कौन आता है, एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम का ज़्यादा और एल्यूमिनियम का कम क्यों होता है, ये ऑर्डर भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, दोनों तरह के ऑर्डर आपसे पूछ सकता है वो, कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का रेशियो ऐसे क्यों होता है, और या बेरिलियम बोरोन का, दोनों का रीज़न यही है। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इन दोनों में क्या है, s ऑर्बिटल में, इनमें क्या है, p ऑर्बिटल में भरे जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि ड्यू टू हाई पेनिट्रेशन पावर बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हैव हायर IP वैल्यू दैन द बोरोन एंड एल्यूमिनियम। बेरिलियम की हायर होती है बोरोन से, और मैग्नीशियम की हायर होती है किससे, एल्यूमिनियम से। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट का फैक्टर बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो ये जो सीक्वेंस है अपना कैसे हो जाएगा, आपका सीक्वेंस ऐसे होगा, पहले बोरोन की, बोरोन के बाद में एनर्जी हायर होती है बेरिलियम की, उसके बाद में कार्बन की, उसके बाद में नाइट्रोजन की। ठीक है, यहाँ तक। अदर जो फैक्टर आता है, ठीक है ना, अदर जो फैक्टर आएगा
उस फैक्टर के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने आपको जब जो सेकंड चैप्टर पढ़ाया था, उस सेकंड चैप्टर में मैंने आपको ये बताया था कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल वी हैव सीन दैट हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल, है ना। तो हाफ फिल्ड जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, ठीक है। मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लाइक एस नाइट्रोजन की बात करोगे तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। एक बार ऑर्बिटल व्यू इसका करके देखते हो, तो जब p ऑर्बिटल आप ड्रॉ कर रहे हो तो देखो p ऑर्बिटल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितने की होती है, p ऑर्बिटल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 6 इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन यहाँ पे हर एक ऑर्बिटल के अंदर क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स अपने पास प्रेजेंट है। तो ये कैसा हो गया, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसी की तरह अगर अपन बाकी से कंपेयर करें, जैसे कार्बन से, ऑक्सीजन से, इनसे कंपेयर करें, तो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होने की वजह से ये इसको मेंटेन रखना चाहेगा। ठीक, अगर अपन बात करें ऑक्सीजन एटम की, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4। ये लो, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी हाफ फील्ड वगैरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, यहाँ पे 2p4 हो गया। तो इन दोनों में से बात करें तो ज़्यादा स्टेबल किसका है, नाइट्रोजन का। अब देखो अपन एक बार तो इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं नाइट्रोजन से, और दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं किससे, ऑक्सीजन के। नेचर का ये रूल होता है, ईच एटम टेंड्स टू गेन स्टेबिलिटी। सबसे ज़्यादा उनका यही रीज़न होता है कि वो स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उनके अंदर क्या होगा कि जैसे नाइट्रोजन मोर स्टेबल है और ऑक्सीजन लेस स्टेबल है, तो ऑक्सीजन तो ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए और 2p4 की बजाय 2p3 हो जाए ताकि ये स्टेबल हो। और नाइट्रोजन ये चाहेगा कि 2p3 मेंटेन रहे, डिस्टर्ब नहीं हो। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, टू मेंटेन द हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन नॉर्मल कंडीशन इट डू नॉट रिमूव इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज द हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ मोर स्टेबल। बट ऑक्सीजन की अगर बात करोगे तो ऑक्सीजन के अंदर क्या होगा, कोई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसलिए इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो लेफ़्ट टू राइट के रूल के अकॉर्डिंग तो होना चाहिए ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन, बट होता क्या है, नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन होता है, बिकॉज नाइट्रोजन एटम require more energy to isolate electron because it try to maintain half filled electronic configuration because it is more stable than other configuration. ठीक है, इतना ठीक है यहाँ तक।